अध्याय 8। चील की खबर। दूर जहां पेड़ों की छाया पड़ रही थी, वहां कोई चीज धीरे धीरे हवा में तैर सी रही थी। देखने पर शुरू शुरू में तो कोई उसे धुआं भी समझ सकता था, क्योंकि उसका रंग सिलेटी और वह पतला और पारदर्शी था। उसके आर पार साफ दिखाई दे रहा था, और यह जहरीली बदबू धुएं की बदबू ना थी। धुआं तो गोल गोल चक्करों में घूमता है, और इसका आकार बदला नहीं था, बल्कि वैसा ही था। इसका शरीर आदमी की तरह और सिर पक्षी जैसा था। यह मुड़ी हुई टेढ़ी चोंच वाला कोई शिकारी पक्षी था। इसकी 4 बाहें थी, जिन्हें इसने अपने सिर के ऊपर उठा रखा था और उत्तर दिशा की ओर फैला रखा था, जैसे कि वह पूरे नार्निया को अपनी पकड़ में कर लेना चाहता हो। इसकी पूरी 20 उंगलियां चोंच की तरह मुड़ी हुई, और नाखून की जगह लंबे नुकीले पंजे थे। चलने की जगह यह घास पर तैर रहा था, और उसके नीचे घास बैठ रही थी। उस पर नजर पड़ते ही पजल हिनहिनाया और टावर में भाग गया, और निडरजिल ने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया ताकि वह यह नजारा ना देख पाए। बाकियों ने शायद उसे 1 मिनट तक देखा, तब तक कि यह उनके दाईं ओर घने पेड़ों में गायब हो गई थी। अब सूरज फिर से निकल आया और पक्षी फिर से गाने लगे। सभी एक बार फिर से ठीक से सांस लेने लगे और अपना काम करने लगे। उस चीज को देखते समय सभी थम से गए थे। वो क्या चीज थी? यूस्टोस ने पूछा। टिरियन ने जवाब दिया, मैंने इसे पहले देखा है, पर उस समय यह एक पत्थर में तराशी गई थी। उस पर सोने का पन्ना चढ़ा हुआ था, और आंख की जगह हीरे लगे हुए थे। उस समय मैं तुम्हारे जितना बड़ा था, और तशबान में तिसरौक के राज्य में मेहमान बनकर गया था। वह मुझे ताश के महान मंदिर में ले गया था। वहां मैंने इसकी आकृति पूजा की वेदी के ऊपर खुदी हुई देखी थी। तब क्या वह चीज ताश थी? यूस्टोस ने पूछा, पर उसके सवाल का जवाब ना देकर टिरियन ने अपना बाजू जिल के कंधों पर डालकर पूछा, क्यों जिल, तुम्हारा अब क्या हाल है? ठीक है। अपने पीले चेहरे से हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए जिल ने कहा, मैं ठीक हूँ। एक पल के लिए मैं उसे देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी। जुवल यूनिकॉर्न ने कहा, इसका मतलब है कि ताश वास्तव में है। हाँ, पॉजिन बोना बोला। और वह मूर्ख शिफ्ट जिसने ताश के होने पर विश्वास नहीं किया, बहुत बुरी सजा पाएगा। उसने ताश को बुलाया और ताश आ गया। वह कहाँ गया? वह चीज कहाँ है अब? जिल ने पूछा। उत्तर दिशा में, नार्निया के बीचों बीच, टिरियन बोला। वह हमारे बीच रहने आया है। उन्होंने इसे बुलाया और यह आ गया। हो, बालों से भरे अपने हाथों को मलता हुआ पॉजिन बोना खुश हो गया। अब शिफ्ट के होश उड़ेंगे। दानवों को बिना बात के बुलाया नहीं जाता। ताश शिफ्ट को दिखाई भी देगा या नहीं? जिल बोली। यूस्टोस ने पूछा, पजल कहाँ गया है? सभी पजल का नाम लेकर चिल्लाने लगे। जिल पजल को ढूंढने टावर के पीछे चली गई। वे पजल को ढूंढते हुए थक गए थे कि तभी पजल ने दरवाजे से अपना सिलेटी सर बाहर निकाला और पूछा, क्या वो चीज चली गई? और आखिर में जब सबने मिलकर उसे बाहर निकाला, तो अभी भी वह इस तरह कांप रहा था जैसे कुत्ता आंधी तूफान को देखकर कांपता है। मुझे अब पता चल गया कि मैं बहुत ही बुरा गधा हूँ। मुझे शिफ्ट की बात कभी नहीं माननी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि यह सब होने लगेगा। यदि तुम खुद को कोसने में कम समय लगाओ और बुद्धिमान बनने में ज्यादा। यूस्टोस ने कहना शुरू ही किया था कि जिल ने उसे बीच में टोक दिया। बेचारे पजल को अकेला छोड़ दो, वह बोली। यह सब गलती से हुआ है ना प्यारे पजल? और जिन ने उसे नाक पर चूम लिया। हाँ, पर जो भी उन्होंने अभी देखा था, उससे वे सब डर गए थे। पर सभी फिर से बैठ गए और बातें करने लगे। ज्यूवल के पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं था। जब उसे बंदी बना लिया गया था, तो वह पूरा समय अस्तबल के पीछे बंधा हुआ पड़ा रहता था, और इसलिए उसने दुश्मनों की कोई भी योजना नहीं सुनी। उसे लात से मारा गया था। 1-2 मुक्के उसने भी वापस लौटाए थे। उसे इस बात पर यकीन करने कहा गया कि जिसे हर रात आग के सामने लोगों को दिखाया जाता है, वह असलन ही है। अगर उसे बचाया ना जाता, तो अगली सुबह उसे मार दिया जाना था। उसे नहीं पता कि मेमने के साथ क्या हुआ, जिसने लंगूर की सभा में आवाज उठाई। अब उन्हें इस बात का फैसला करना था कि क्या आज रात से वे फिर से स्टेबल हिल जाएंगे और नार्निया के लोगों को पजल को दिखाकर उन्हें यह दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह सबको धोखा दिया गया है, या उन्हें पूर्व की ओर वह मदद लेने के लिए जाना चाहिए जो रूनवेट उनके लिए कैर पैरवल से ला रहा है।
फिर शिफ्ट और उसके कैरलमॉनी दोस्तों के विरुद्ध लड़ने के लिए वापस जाना चाहिए। टिरियन पहली योजना को अपनाता। उसे शिफ्ट को अपने लोगों पर रौब डालना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। दूसरी ओर बॉनो का पिछली रात का सलूक उसे सचेत कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पजल को लोगों के सामने लाना सही रहेगा या नहीं। और फिर कैरलमॉन के सिपाही भी तो थे। पॉजिन के विचार से वे 30 के लगभग के थे। टिरियन को लगा कि अगर पूरी नानिया उसकी तरफ हो जाती तो वो जूवल, पॉजिन और यूस्टोस जिल जंग जीत जाते। लेकिन अगर नार्निया के आधे लोग सभी बौने सहित केवल दर्शक बने रहे तो क्या होगा, या मानो वे उसके विरुद्ध लड़ने लगे तो ये काफी बड़ा खतरा था। और फिर ताश की धुंधली सी आकृति, वह क्या करेगा। फिर जैसे पॉजिन ने इशारा किया, शिफ्ट को अपनी मुसीबतों से लड़ने के लिए 1-2 दिन के लिए छोड़ा जा सकता था। अब उसके पास पजल नहीं था जिसे वह बाहर लाकर दिखा सकता। इस बात का पता लगाना आसान नहीं था कि जिंजर इसे किस तरह लोगों को समझाता। अगर जानवर हर रात असलन को देखना चाहते और असलन को बाहर नहीं लाया जाता तो यह पक्की बात है कि सबको शक हो जाता। अंत में वे इस बात पर सहमत हो गए कि रूनविट को मिलने की कोशिश की जाए। जैसे ही उन्होंने यह फैसला किया, उनमें से हर एक के चेहरे पर खुशी आ गई। मेरे विचार से यह इसलिए नहीं था कि वे लड़ाई से डरते थे, पर उनमें से हर एक दिल ही दिल में उसे डरावनी पक्षी जैसी चीज के करीब नहीं जाना चाहता था जो शायद अब स्टेबल हिल के चक्कर काट रही थी। फिर भी अपना मन किसी काम के लिए पक्का कर लेने के बाद हर कोई हल्का महसूस करता है, टिरियन ने कहा। अब उन्हें अपना बदला भेष उतार देना चाहिए, नहीं तो अन्य लोग उन्हें कैरल मॉली समझेंगे और हो सकता है नार्निया के देशभक्त लोग उन पर हमला कर दे। पॉजिन ने अलाव की राख और तलवारों और भालों की नोक पर लगने के लिए रखी ग्रीस के डब्बे से ग्रीस लेकर एक डरावना सा दिखने वाला पेस्ट तैयार कर लिया। वे सब अपना कैरलमॉल का भेष उतार कर नीचे नदी पर चले गए। इस डरावने से पेस्ट से साबुन की तरह का झाग बन रहा था। यह नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। टिरियन और दोनों बच्चे नदी पर झुके अपनी गर्दन मल रहे थे या मुंह फुलाकर पानी के छींटे मार कर झाग को साफ कर रहे थे। फिर वे लाल चमकते चेहरों के साथ टावर की ओर वापस चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जलसे से पहले किसी को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहलाया जाता है। वे अब नार्निया के सच्चे सिपाहियों की तरह सीधी तलवार और 3 कोनों वाली ढाल लेकर तैयार हो गए थे। मेरा कवच, टिरियन ने पूछा। अब ठीक है, मैं फिर से आदमी लगने लगा हूँ। पजल ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि उस पर से शेर की खाल उतार दी जाए। उसने कहा कि बहुत गर्मी है और जिस तरीके से उसे उसकी पीठ पर लदी है वह बहुत परेशान कर रही है उसे, और वह कितना मूर्ख भी लग रहा है। पर उन्होंने उसे थोड़ी देर और पहन कर रखने को कहा क्योंकि वह बाकी जानवरों को पजल को उसी भेष में दिखाना चाहते थे। कबूतर और खरगोश का बचा कुचा मीट साथ ले जाने लायक नहीं था, पर इन सब लोगों ने बिस्किट साथ रख लिए। टिरियन ने इस टावर का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ का दाना पानी बस इतना ही था। निकलते निकलते दोपहर के 2 बजे से ऊपर समय हो गया था। उस वसंत के मौसम में यह पहले इतना गर्म दिन था। नन्हे पत्ते दूर दूर लग रहे थे। बर्फ की बूंदें पड़ना बंद हो गई थी, पर उन्होंने कई प्रिमरोज देखे। सूरज की रोशनी पेड़ों से तिरछी होकर पड़ी रही थी। पक्षी गा रहे थे। बहता पानी दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर उसका शोर लगातार सुनाई दे रहा था। ऐसे में ताश के बारे में सोचना भी मुश्किल था। बच्चों ने सोचा, आखिर नार्निया पहुंच ही गए। टिरियन उन सब के आगे आगे नार्निया का एक पुराना मार्चिन गीत गाता हुआ चल रहा था। उसका दिल भी हल्का महसूस कर रहा था। गीत कुछ इस प्रकार था। हो स्मरबल 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 ड्रम बीटलेट्स। राजा के बाद यूस्टोस और पॉजिन बौने थे। पॉजिन यूस्टोस को नार्निया के सभी पेड़ों, पक्षियों और पौधों के नाम बताता जा रहा था। कभी कभी यूस्टोस उसे अंग्रेजी के बारे में भी बताता था। उसके पीछे पजल और फिर जिल और जूवल चल रहे थे। जिल को यूनिकॉर्न अच्छा लगने लगा था। उसके विचार से आज तक वह जितने भी जानवरों से मिलती थी वह सबसे ज्यादा चमकीला, नाजुक और खूबसूरत जानवर था। वह इतनी अच्छी तरह और आराम से बात करता था कि आप मान ही नहीं सकते कि युद्ध में यूनिकॉर्न इतना गुस्सैल और तेज हो सकता है। ओह, कितना अच्छा लग रहा है, जिल ने कहा। बस इसी तरह चलते रहे। काश इस तरह के रोमांचक कारनामे और ज्यादा होते।
बड़े दुख की बात है कि नार्निया में यह सब कुछ नहीं हो रहा है। पर यूनिकॉर्न ने उसे बताया कि वह गलत समझ रही है। उसने कहा कि एडम और ईव के बेटे और बेटियां अपनी अजीबोगरीब दुनिया से नार्निया तब आए थे जब जब नार्निया में हालात ठीक नहीं थे। पर सदा ही ऐसा नहीं होता, इसलिए वह इस तरह ना सोचे। उनके नार्निया के दौरे के दौरान हजारों साल ऐसे भी थे जब एक के बाद एक राजा ने शांतिपूर्वक राज किया। फिर वह उन पुराने राजा रानियों के बारे में बात करने लगे जिनके बारे में जिल ने सुना भी ना था। उसने रानी स्नोन वाइट के बारे में बताया जो इतनी सुंदर थी कि जब वह जंगल के किसी भी तालाब में अपने आप को देखती तो उसकी परछाई एक साल एक रात बतख एक सितारे की तरह दिखती। उसके मूनवुड नाम के खरगोश की बातों कि जिसके कान ऐसे थे कि अगर वह गोल्डन पूल के बड़े झरने के नीचे बैठ जाता तो भी कैर पैलवन में बैठे आदमियों के धीरे धीरे होते बातें सुन सकता था। उसने बताया किस प्रकार राजा गैल, जो सबसे पहले राजा फ्रैंक का 9वां उत्तराधिकारी था, पूर्वी समुद्र में दूर तक निकल गया था। वापसी पर उसने लोन द्वीप की प्रजा को एक ड्रैगन के आतंक से छुटकारा दिलाया और इसलिए वहां की प्रजा ने सदा के लिए लोन द्वीप को नार्निया के राजसी हिस्से के रूप में दे दिया। उसने उन सभी शताब्दियों के बारे में बातें की जब नार्निया के लोग बहुत खुश थे, जब केवल नाच गाने दावतें या फिर खेल प्रतियोगिता होती थी। हर आने वाला दिन और सप्ताह बीते हुए समय से अच्छा होता था। इस तरह वह बताता गया, अच्छे दिनों के बारे में बात करता गया। जिल के दिमाग में उन सब दिनों की एक तस्वीर सी बनती गई और बातें करते करते वे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए जहां से नीचे फैले हुए खूबसूरत वन, बहता हुआ पानी, दूर दूर तक फैले भुट्टों के खेत दिखाई दे रहे थे। जिल बोली, मुझे आशा है कि हम जल्दी ही शिफ्ट का कुछ इंतजाम करेंगे और फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और फिर सदा के लिए ऐसा ही रहेगा। हमारी दुनिया का अंत किसी दिन तो होगा पर नार्निया का शायद नहीं। सच जूवल, कितना अच्छा हो यदि नार्निया में सब कुछ पहले की तरह हो जाए। नहीं बहन, जूबल ने उत्तर दिया, हर दुनिया का अंत होता है, असलन की अपनी दुनिया के अलावा। हाँ, कम से कम, जिल ने कहा। मैं आशा करती हूँ कि इसका अंत हजारों करोड़ों साल दूर हो। हेलो, हम रुक क्यों गए? राजा बोना और यूस्टोस सभी आसमान की ओर देख रहे थे। जिल उस डरावनी चीज को सोचकर कांपने लगी जो उसने अब तक नहीं देखी थी, पर इस बार वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था। यह छोटी सी चीज थी जो आसमान के नीले रंग में काली सी दिखाई दे रही थी। कसम से उसके उड़ने के ढंग से वह कोई बोलने वाला पक्षी लग रहा है, यूनिकॉर्न बोला। राजा ने कहा, मेरा भी यही विचार है, पर यह कोई मित्र है या शिफ्ट का भेदिया? बोने ने उत्तर दिया, सर मेरे विचार से वह कोई फारसाइट चील है। क्या हमें पेड़ों के नीचे छुप जाना चाहिए? यूस्टोस ने पूछा। टिरियन ने कहा, नहीं, चट्टानों की तरह सीधे खड़े रहो। यदि हम हिले तो वह अवश्य हमें देख लेगा। देखो, वह चक्कर काट रहा है। उसने हमें पहले ही देख लिया है। वह बड़े बड़े चक्कर लगाता हुआ नीचे ही आ रहा है। जूवल बोला, कमान पर तीर चलाओ जिल। टिरियन ने जिल से कहा, पर मेरे कहने का इंतजार किए बिना तीर मत चलाना। हो सकता है वह मित्र ही हो। यदि यह पहले पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो इस पक्षी के आराम से बड़ी खूबसूरती से नीचे उतरते देखना में अपना ही मजा था। यह टिरियन से कुछ फीट की दूरी पर उतरा, अपना सिर झुकाया और अपनी अजीब सी आवाज में बोला, महाराज की जय हो। टिरियन ने जवाब दिया, जय हो फारसाइट। तुमने मुझे राजा कहा, अतः मैं मान लूं कि तुम शिफ्ट और उसके नकली असलन की ओर से नहीं आए हो। मुझे तुम्हारे आने की खुशी है। सर, चील ने कहा, आपको मेरी लाई हुई खबर सुनकर मेरे यहाँ आने पर इतना दुख होगा जितना कभी ना हुआ होगा। टिरियन का जैसे दिल धड़कना बंद हो गया हो। कहो। मैंने दो चीजें देखी हैं, फारसाइट ने कहा। पहली तो यह है कि कैर पैरवल में नार्निया के कई लोग मर चुके हैं और कैरलमोनी लोग वहां रह रहे हैं। आपके राजसी स्थलों पर तिसरोक के झंडे फहरा रहे हैं और शहर से आपके लोग इधर उधर जंगलों में भाग रहे हैं। कैर पैरवल को समुद्री हमले से कब्जा कर लिया गया है। परसों रात कैरलमोन के 20 बड़े बड़े जहाज वहां लाकर खड़े कर दिए गए। किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला।
और दूसरा नजारा ये कि कैर पैवेल से 5 लीग की दूरी पर रूनविट सेंट और कैरल मॉल के तीर का निशाना बनकर मरा पड़ा है। उसके आखिरी समय में उसके पास था और उसने यह संदेश आपके नाम दिया है, महाराज, हर दुनिया का अंत होता है और शान से मौत को गले लगाना ऐसा खजाना है जिसे गरीब से गरीब भी खरीद सकता है। तो नार्निया अब नहीं रहा, तिरियन ने एक लंबी चुप्पी के बाद कहा।